Hello students, welcome back to Expert of Education. Digestion absorption is our new chapter. This chapter contains total 4 units. First is digestive system, second one is digestion of food, third is absorption of digested products, and fourth is disorders of digestive system. To understand digestion and absorption, first we need to understand that what is food and why do we need food. Food is one of the basic requirement for all living organism. कोई भी ऑर्गेनिज्म है लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे फूड चाहिए ताकि वो अपने लिए एनर्जी बना सके। फूड का एक रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बॉडी या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। जब भी आप कोई भी फूड कंज्यूम करेंगे उनमें बेसिकली 3 मेन कंटेंट होते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड इज प्रोटीन एंड थर्ड इज फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स ये तीनों कंपोनेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करती हैं। हमें विटामिन्स एंड मिनरल्स भी रिक्वायर्ड होता है लेकिन स्मॉल क्वांटिटीज़ में। बेसिकली यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और विटामिन्स एंड मिनरल्स की क्या ज़रूरत है और बॉडी को ये क्यों चाहिए। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डाइजेशन। डाइजेशन सिंपली मीन्स दैट ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। कोई भी फूड जो आप कंज्यूम करते हैं वो एट द लास्ट कन्वर्ट हो जाता है उसके सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, उसी को बेसिकली डाइजेशन कहते हैं। नाउ लेट्स सी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इज एलिमेंट्री कनाल एंड द सेकेंड इज एसोसिएटेड ग्लैंड्स। इन दोनों को मिलाकर बनता है कंप्लीट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और इसी के बारे में हम इन डिटेल इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम starts from oral cavity. Now, what is oral cavity? Oral cavity consists of first teeth and second tongue. Let's discuss about teeth in detail. Each tooth is embedded in jawbone and the attachment type is called thecodont. एक एक दांत jawbone के अंदर एक सॉकेट में फिट है और इस टाइप का अटैचमेंट का नाम दिया गया है थीकोडॉन्ट। ये आपको याद रखना होगा। सेकेंड, मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स होते हैं। मैमल्स मतलब वो एनिमल्स जिनके पास मैमरी ग्लैंड्स हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, उन्हें मैमल्स कहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स, अब इनमें क्या कॉमन सी चीज़ है, यहाँ पे टीथ के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। दे फॉर्म 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ, अ सेट ऑफ टेम्पररी मिल्क और डेसिडुअस टीथ रिप्लेस बाय अ सेट ऑफ परमानेंट और एडल्ट टीथ। दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड डायफायडॉन। हर एक मैमल इस स्टेज के थ्रू ज़रूर जाता है। पहले उसे मिल्क टीथ आते हैं और उसके बाद जब वो मिल्क टीथ गिर जाते हैं उसके बाद रिप्लेस्ड हो जाते हैं परमानेंट टीथ के साथ। ये प्रोसीजर बहुत ही कॉमन है और मेजॉरिटी ऑफ पीपल को ये बात पता है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि टीथ के एस्पेक्ट में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता है। एडल्ट ह्यूमन टीथ 32 होते हैं। अब इसमें बेबी के रिलेटेड आपको एनसीईआरटी में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो उसे आपको याद भी नहीं करना है। नाउ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ: इंसिजर्स, canine, premolars and molars. Arrangement of teeth in each half of the upper and lower jaw. Each half of the upper and lower jaw में इस टाइप का अरेंजमेंट आपको देखने मिलता है। ICPMM इन सबको डिनोट कर रहा है, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। यहाँ पर डेंटल फॉर्मूला आपको मिल जाएगा 2123 2123। यहाँ पर 2123 आपके अपर जॉ को देखेंगे, अपर जॉ के हाफ पोर्शन, यानी कि ऊपर से आप पिक्चर्स में देख सकते हैं सेंट्रल इंसीजर, वहाँ के मिडल पार्ट से हाफ आप देख सकते हैं कि 2123 के रेशियो में, यानी इंसीजर्स 2, कैनाइंस 1, प्रीमोलार्स 2, मोलार्स 3। और यही सेम सेटअप आपके अदर हाफ जॉ में भी सेम होती है। इस तरीके से आपका ओरल कैविटी में टीथ का रिप्रेजेंटेशन अरेंजमेंट कंप्लीट होता है और यही सेम अरेंजमेंट आपके बिलो लोअर जॉ में भी सेम होता है हाफ हाफ के फॉर्मूले के हिसाब से। तो यहाँ पर हम इसे डेंटल फॉर्मूले की तरह से याद करेंगे। डेंटल फॉर्मूला इज 2123 बाय 2123। टीथ का सबसे अपर लेयर होता है इनामल। इनामल का काम है मैस्टिकेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड को आप अच्छी तरीके से चबा सकें, इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग सरफेस हर टीथ के ऊपर दी गई रहती है। नेक्स्ट इज टंग। टंग, हमारा जो टंग है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है एंड इट इज अटैच्ड टू द floor of oral cavity. Frenulum basically provides restriction to the movement of tongue. अब टंग के ऊपर होते हैं पैपिले। पैपिले
टंग के सरफेस को रफ बनाते हैं, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से मैस्टिकेशन के लिए हेल्प करता है। द नेक्स्ट इज द जर्नी ऑफ फूड थ्रू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से कैसे फूड पास होता है। पहले माउथ से बकल कैविटी यानी ओरल कैविटी उसमें जाता है, उसके बाद उससे वो फेरिंग्स में जाता है। नाउ व्हाट इज फेरिंग्स? फेरिंग्स इज अ कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर। यहीं से दोनों ईसोफेगस और विंड पाइप स्टार्ट होते हैं, और सेकेंड इज ईसोफेगस एंड ट्रकिया के अंदर डिवाइड हो जाता है। नाउ द बोथ द पाथवेज आर डिफरेंट, सो वी गोना अंडरस्टैंड what is windpipe, trachea, and afterwards we will go on to esophagus. First is opening of windpipe is known as glottis, और windpipe के opening पे एक cartilaginous flap होता है, उसे epiglottis बोलते हैं। एपी से यहाँ पे आप पता लगा सकते हैं कि glottis के ऊपर कोई चीज़ है, epiglottis, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि वो cartilaginous flap है epiglottis, जो कि उसको रेगुलेट करता है उसके ओपनिंग और क्लोजर को। तो यहाँ पर हमने विंड पाइप के बारे में इन डिटेल समझ लिया। यहाँ पर विंड पाइप से रिलेटेड सिर्फ 2 इन्फॉर्मेशन है, और इन 2 इन्फॉर्मेशन को आपको हमेशा याद रखना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ईसोफेगस। ईसोफेगस इज अ थिन एंड लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली। यहाँ पे आप इसका इमेज देख सकते हैं, वो यहाँ पे अपने नेक पोर्शन से स्टार्ट होकर स्टमक तक पूरा एक्सटेंड होता है, और स्टमक पर उसका एंड हो जाता है। फूड पेरिस्टालसिस के मूवमेंट के थ्रू ईसोफेगस से ट्रैवल कर स्टमक की ओर आता है, और स्टमक और ईसोफेगस के बीच में एक स्फिंक्टर आता है जो उसके ओपनिंग और क्लोजर को डिटरमाइन करता है। जब वो स्फिंक्टर ओपन होता है तो ईसोफेगस से वो फूड स्टमक के अंदर ड्रॉप हो जाता है। स्टूडेंट्स, प्लीज नोट दिस पॉइंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड मेनी मोर स्फिंक्टर वुड बी कमिंग इन आवर वे, सो यू मस्ट नोट ऑल दी स्फिंक्टर्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टमक in detail. The location of stomach is upper left portion of abdominal cavity. As you can see here, esophagus has ended before stomach. Now we have to focus on these parts of stomach. As you can see, the upper top portion of the stomach is fundus. The portion near the esophagus is cardiac, and the below, which is connecting the duodenum, is known as pyloric. From pyloric region of stomach, the food move on to duodenum. Now what is duodenum? Duodenum is U-shaped, then to jejunum. Jejunum is long coiled, middle portion, and ileum highly coiled. Now these all 3 parts of duodenum, jejunum, ileum is of small intestine. These 3 make up small intestine. Now here the shapes has been discussed in detail. As you can see, the arrows denote how the movement of food is going through all these things. First we will go through duodenum, then jejunum, and third is ileum. And here comes our second sphincter. ये second sphincter है। पहले हमने esophageal sphincter पढ़ा, उसके बाद next sphincter यहाँ पर आता है after the stomach। वो before the stomach था, ये after the stomach है। ये pyloric sphincter है, इसका नाम ही आप पता लगा लेंगे कि नाम से ही पता लगा लेंगे कि इसका लोकेशन कहाँ है। Now the second part is after ending at ileum, it comes into cecum. From cecum to ascending colon, then to transverse colon, and to descending colon, then to rectum, and then anus. Now ascending colon, transverse colon, descending colon make up the colon portion of large intestine, and all these 4 to 5 parts is of large intestine. Here the main function of the large intestine is of reabsorption, और हर एक के हम फंक्शन जानेंगे इन डिटेल नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। इसका पार्ट 2 भी आएगा, उसमें हम जानेंगे इनके मेजॉरिटीली फंक्शंस। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सीकम। नाउ व्हाट इज सीकम? द बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सीकम इज, ये एक स्मॉल ब्लाइंड सैक है। इसमें सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डाइजेशन के प्रोसेस को स्मूथ करते हैं। एंड हैज ट्यूबुलर प्रोजेक्शन कॉल्ड वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब ये एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत ही मेजर या इंपॉर्टेंट रोल डाइजेशन में नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर आप पिक्चर में उसको साफ देख सकते हैं, असेंडिंग कॉलम, सीकम और अपेंडिक्स को। नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन टू वॉल ऑफ एलिमेंट्री कनाल। अब ये एलिमेंट्री कनाल कहाँ से कहाँ तक है? ये एलिमेंट्री कनाल है ईसोफेगस से रेक्टम तक। ये जितने भी पाइपलाइन आई हुई है इसे हम एलिमेंट्री कनाल बोलते हैं। अब इसके जो वॉल्स हैं वो इस तरीके से बने हुए हैं। आउटर मोस्ट है सेरोसा, बीच में मेस्कुलरिस, देन सब म्यूकोजा, म्यूकोजा एंड ल्यूमेन, और इस लिमन के थ्रू हमारा फूड ट्रैवल करता है, और डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की पूरी प्रोसेस इसी के थ्रू होती है।
Now let us discuss about each layer in detail. First is serosa. Now this serosa is made up of mesothelium. mesothelium से बना हुआ है और ये मोस्टली एपिथेलियम होता है किसका? विसरल ऑर्गन्स का. मेजॉरिटिवली विसरल ऑर्गन्स का ये टॉप मोस्ट लेयर होता है यानी एपिथेलियम. नाउ द सेकेंड लेयर इज मस्कुलरिस. अब ये मस्कुलरिस बना है स्मूथ मसल से यानी ये इनवॉलेंट्री मसल है. स्मूथ मसल मेजॉरिटिवली इनवॉलेंट्री होते हैं. अरेंजमेंट, इनका अरेंजमेंट किस तरीके से है? इनर सर्कुलर होता है और आउटर लॉन्जिट्यूडनल होता है. इस पॉइंट को भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है. एंड दिस वाज द सेकेंड लेयर फ्रॉम द आउटसाइड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड लेयर, सबम्यूकोजा. थर्ड लेयर फ्रॉम द आउटसाइड. It is made up of loose connective tissue and contains nerve vessels, blood vessels and lymph vessels. अलग अलग तरीके की वेसल्स हैं जो अलग अलग तरीके की कनेक्शन प्रोवाइड करती है. ब्लड वेसल्स, नर्व वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, जिससे कि हर एक चीज़ का कॉन्टैक्ट, डिफ्यूजन और प्रोसेस बहुत ही स्मूथ तरीके से हो पाए. म्यूकोजा इज द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग, यानी कि लुमेन का लाइनिंग होता है म्यूकोजा. लुमेन मतलब अंदर के स्पेस का. एंड म्यूकोजा ऑफ स्टमक हैज irregular folds called rugae. rugae irregular folds होते हैं जो कि म्यूकोजा ऑफ स्टमक में होते हैं और ये डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं. थर्ड इज विलाय. इट इज स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एंड इट्स माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोविलाय. अभी विलाय क्या है? ये प्रोजेक्शन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और इनके अंदर भी होते हैं लैक्टियल. अब लैक्टियल क्या है? लैक्टियल भी कंटेन करते हैं कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ. इनका काम होता है रीअब्जॉर्प्शन, अलग अलग प्रोसेस को अंजाम देना. इसलिए ये इन विलाइज में होते हैं. विलाय इसका सरफेस एरिया, स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है. एंड नाउ द सिक्स्थ इज म्यूकोजल एपिथेलियम ऑफ स्टमक हैज गॉबलेट सेल्स व्हिच सीक्रेट म्यूकस फॉर लुब्रिकेशन. अब गॉबलेट सेल्स होते हैं म्यूकोजल एपिथेलियम ऑफ स्टमक. स्टमक के म्यूकोजल एपिथेलियम में गॉबलेट सेल्स होते हैं जो सीक्रेट करते हैं म्यूकस. अब म्यूकस का काम है लुब्रिकेशन, मतलब उस डाइजेशन की प्रोसेस को स्मूथ करना. Now students, please note some 4 to 5 important points. और इन पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा कर, हमेशा इन पर क्वेश्चंस आते हैं और आप इसे अक्सर भूलेंगे, इसलिए इन पॉइंट्स को प्लीज़ अच्छे से याद कर लीजिए. फर्स्ट इज सबम्यूकोजा ऑफ डुओडेनम कंटेन्स ग्लैंड्स. सेकंड, म्यूकोजा ऑफ स्टमक फॉर्म्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अलग अलग एसिड्स को प्रोड्यूस करती है जिससे कि डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प होती है. थर्ड इज म्यूकोजा ऑफ इंटेस्टाइन फॉर्म्स क्रिप्स इन बिटवीन बेसेस ऑफ विलाय कॉल्ड क्रिप्स ऑफ लेबरकन. एंड दीज क्रिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसका नाम भी अक्सर भूल जाते बच्चे, तो प्लीज़ इसे भी याद रखिए. ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसलिए इन तीनों को अलग से बताने के लिए लास्ट में लिया था. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी 5 ग्लैंड्स इन टोटल, बट देर आर 3 मेजर ग्लैंड्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम. फर्स्ट इज सलाइवरी, सेकेंड इज लिवर एंड थर्ड इज पैनक्रियास. In this video, we gonna discuss all the 3 glands in detail. So get ready for another part 2 video in detail. Let's take first salivary gland. Salivary gland actually consists of 3 pairs. Which of these pairs is one pair of parotids, one pair of submaxillary or submandibular, which is present in lower jaw, and one pair of sublinguals, which is below tongue. Students, please note all these 3 things आर आउटसाइड द बकल कैविटी. अब इन सभी को पेयर्स में बोलने का रीज़न क्या है? पहली बात, ये 3 पार्ट्स जैसे एक राइट चीक में है तो वो लेफ्ट चीक में भी ऑल 3 पार्ट्स प्रेजेंट है. तो जैसे एक पैरोटिड राइट चीक में तो दूसरा पैरोटिड लेफ्ट चीक में. और सिमिलरली अदर 2 ग्लैंड्स भी इसी तरीके से पेयरिंग में है विथ लेफ्ट एंड राइट. इसका इमेज एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में नहीं है, इसलिए मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए इसका एक साइड व्यू यहाँ पर लगाया है. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड ग्लैंड, लीवर. लीवर के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसको आप केयरफुली देखिए और इसे याद करने की कोशिश कीजिए क्योंकि इन पर एमसीक्यूज बहुत ही ज़्यादा बनते हैं. फर्स्ट, लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये पूरे बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है. सेकेंड, इसका वेट भी 1.2 to 1.5 kg है. इसका लोकेशन बिलो डायफ्राम इन एब्डोमिनल कैविटी. अब इसके पास 2 लोब्स होते हैं, 2 लोब्स. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इसके होते हैं हिपैटिक लॉब्यूल्स और इन्हीं हिपैटिक लॉब्यूल्स में होते हैं हिपैटिक सेल्स. अब हिपैटिक सेल्स इन लॉब्यूल्स आर इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स, मतलब हिपैटिक लॉब्यूल्स के अंदर हिपैटिक सेल्स होते हैं हिपैटोसाइट्स और वो किस फॉर्म में होते हैं? कॉर्ड्स के फॉर्म में होते हैं. अभी इसी का इन डिटेल स्ट्रक्चरल डायग्राम हम वीडियो के आगे देखेंगे, लेकिन नाउ लेट्स मूव ऑन टू 7th पॉइंट.
अब यहाँ पर एक आपको इमेज दिख रही है ग्लिसॉनिस कैप्सूल का। अब जिस लॉब्यूल के अंदर हिपैटोसाइट्स हैं उस लॉब्यूल को कौन कवर करता है? ग्लिसॉनिस कैप्सूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसे नोट कर लीजिए। नोट्स भी साथ ही साथ बनाते चलिए। नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसलिए प्लीज़ इस बात पर एम्फोसाइज कीजिए कि आपको नोट्स बनाने ही बनाने हैं। हिपैटिक सेल्स सीक्रेट करते हैं बाइल जो कि गाल ब्लैडर में स्टोर होता है वाया हिपैटिक डक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इमेज ऑफ दिस सेम थिंग सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड बेटर। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हिपैटिक डक्ट और राइट हिपैटिक डक्ट लीवर से निकल कर आकर एक कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाते हैं और वही डक्ट आगे चल के सिस्टिक डक्ट में बदलती है जो कि गाल ब्लैडर में जा रही है और वहीं से बाइल जूस सीक्रेट होकर गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो यहाँ पर इसके ये इमेज मैंने एक दिखाई है, ये इमेज आगे भी दिखाऊंगा लेकिन इन डिटेल इन्फॉर्मेशन देने के बाद, जिससे कि हम आगे के भी पार्ट्स को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू पैनक्रियास। पैनक्रियास का इमेज आप देख सकते हैं। अब पैनक्रियास से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? फर्स्ट, इट इज़ एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन ग्लैंड, दोनों का काम करता है। लोकेशन बिटवीन लिम्स ऑफ यू शेप्ड डुओडेनम। डुओडेनम जो यू शेप्ड का होता है उसके बीच में उसके लिम्स इसलिए बोला क्योंकि उसके दोनों हाथों के बीच में इसका लोकेशन है। एंड थर्ड इज एक्सोक्राइन पार्ट सीक्रेट्स अल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस दैट कंटेन्स एंजाइम। अब एक्सोक्राइन पार्ट क्या सीक्रेट करता है? अल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है जिसके अंदर इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं जो अलग अलग बायोकेमिकल रिएक्शंस को अंजाम देती हैं। एंड फोर्थ इज एंडोक्राइन पार्ट सीक्रेट्स हार्मोन्स, इंसुलिन, ग्लूकागॉन। अब इन तीनों के आपको फंक्शन तो पता ही होंगे। इंसुलिन की तो मेजॉरिटिवली याद रखनी होगी क्योंकि आगे जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़ेंगे धीरे धीरे तो आगे भी आएगा हार्मोन से रिलेटेड चैप्टर, तो उसमें हमको इसके भी बहुत ही ज़्यादा इन डिटेल स्टडी करनी है। तो बेसिकली पैनक्रियास से रिलेटेड इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, बट याद रखनी है। और इससे रिलेटेड नोट्स तो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर ही दी जाएंगी, लेकिन साथ ही साथ आपको खुद के भी नोट्स प्रिपेयर करते जाने हैं। और बच्चा लोग कहीं पे भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करो, यूट्यूब के नीचे कमेंट करो, टेलीग्राम में कमेंट करो, आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेंगे। नाउ नोट, कॉमन बाइल डक्ट इज सिस्टिक डक्ट, दैट इज गाल ब्लैडर वाली डक्ट को प्लस हिपैटिक डक्ट जो लीवर से आ रही है, ये दोनों डक्ट मिलकर क्या बनाती हैं? कॉमन बाइल डक्ट। जो आपकी इमेज में दिख रहा है साफ साफ कि वहाँ पर कॉमन हिपैटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट दोनों साथ में जब मिल जाती हैं तो आगे जाकर क्या बना रही हैं? कॉमन बाइल डक्ट। इमेज पर ध्यान देकर समझिए, कॉमन हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट, देखिए आगे आकर वाई से वो एक में बदल जा रही है। जैसे वाई शेप्ड होता है ना, वैसे वाई शेप से एक में बदल जा रही है, तो वो एक कॉमन बाइल डक्ट बना रही है। तो इन दोनों के मिलन से क्या बन रहा है? कॉमन बाइल डक्ट। नाउ नोट, पैनक्रियाटिक डक्ट इज डक्ट फ्रॉम पैनक्रियास। अब पैनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट मिलकर एक और नई डक्ट बताते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझिए कि व्हाट इज कॉमन बाइल डक्ट। हमने पहले पढ़ा सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट को मिलाकर बनता है कॉमन बाइल डक्ट, और कॉमन बाइल डक्ट प्लस पैनक्रियाटिक डक्ट मिलकर बनता है हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट जो कि डुओडेनम में जाकर अटैच होता है। लेकिन उसके पहले अपना तीसरा स्फिंक्टर, ईसोफेगियल स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर के बाद अपना तीसरा स्फिंक्टर है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। इसे बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई और ये डुओडेनम से पहले आती है। इसको भी आपको अच्छे से नोट करके रखना है। और इनसे रिलेटेड इमेज अब मैं आपको इन डिटेल आगे दिखाऊंगा। यहाँ पर स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने इमेज प्लेस नहीं किया, बट आगे मैं आपको समझा दूंगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और आप ज़रूर इसे मिस करेंगे अगर आप इसका नोट्स नहीं बनाते और इस पॉइंट को नोट नहीं करते कि पैनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट मिलकर बनाते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट और ये डुओडेनम में जाती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इमेज जैसे मैंने बात की, तो यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग इज लेबल्ड। हिपैटिक डक्ट्स 1 नंबर पे आप देख सकते हैं, सेकंड नंबर इज कॉमन हिपैटिक डक्ट एंड थर्ड नंबर इज सिस्टिक डक्ट। नंबर के हिसाब से देखिए, फोर्थ इज बाइल डक्ट। यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से देखने मिल जाएगी कि फिर एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट अलग अलग थिंग लेबल्ड है। तो आप पीछे से जितने भी पॉइंट्स आपने पढ़े इसे यहाँ पर मैच कीजिए और यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे हिपैटो पैनक्रियाटिक स्फिंक्टर भी आपको दिखाई देगा 6 नंबर पे। 6 नंबर पर देखिए हिपैटो पैनक्रियाटिक स्फिंक्टर। तो इन डिटेल आपको मैंने ऑलरेडी ये बात पीछे बता दी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डाइजेशन ऑफ फूड। और डाइजेशन ऑफ फूड कैसे होता है? म्यूकस इन सलाइवा। अब यहाँ पे केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस दोनों बताऊंगा। म्यूकस इन सलाइवा लुब्रिकेट्स एंड अधियर्स मास्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स को बोलस में बदल देता है।
म्यूकस जो होता है सलाइवा के अंदर। अब वो बोलस कहाँ पे जाता है, फारिंग्स में जाता है। अब बोलस फारिंग्स में कैसे जाता है, बाय स्वॉलोइंग और डिग्लूटिशन। स्वॉलोइंग और डिग्लूटिशन एक ही बात है। फिर फारिंग्स से वो जाता है ईसोफेगस, लेकिन ईसोफेगस में भी वो डायरेक्ट ऐसे ड्रॉप नहीं हो जाता, वो एक पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू जाता है। जैसे एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। स्पेसिफिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एट रेगुलर इंटरवल्स कॉजेज पेरिस्टाल्सिस। अब पेरिस्टाल्सिस के थ्रू वो धीरे धीरे ईसोफेगस से निकलकर स्टमक में जाता है। लेकिन स्टमक से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ईसोफेगस स्फिंक्टर आता है, वो ओपन होता है, उसके बाद ही बोलस स्टमक के अंदर ड्रॉप होता है। अब स्टमक के बारे में हमारे पास क्या क्या डिटेल्स हैं, हमारे पास सिर्फ 2 डिटेल्स यहाँ पर बताई गई एनसीईआरटी में। फर्स्ट इज स्टोर्स फूड फॉर 4 to 5 आवर्स एंड सेकंड बोलस, जो मास्टिकेटेड फूड से बोलस बनता है वो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलकर काइम में बदल जाता है और यही काइम फिर आगे फॉरवर्ड होता है। इन्हीं दोनों आइटम्स को मिलकर काइम बनता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कई बार, तो उसको आप नोट करके रखिए। पॉइंट्स टू रिमेंबर इज सलाइवा। सलाइवा में क्या क्या होता है, सोडियम इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, HCO3। एंजाइम्स होते हैं सलाइवरी अमाइलेज एंड लाइसोजाइम। अब लाइसोजाइम क्या है, लाइसोजाइम एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है जो कि इन्फेक्शन से प्रिवेंशन करता है। तो लाइसोजाइम एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है हमारे सलाइवा में जो कि एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह काम करता है। अब हम देखते हैं कि सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है। फर्स्ट, स्प्लिट्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। सेकेंड, हाइड्रोलाइसिस स्टार्च, स्टार्च का हाइड्रोलिसिस होता है बाय 30% इनसाइड ओरल कैविटी। इस अमाउंट को आप याद रखेंगे, 30% MCQs में पूछता है। नेक्स्ट इज हाइड्रोलाइसिस करके स्टार्च का किस में बदल देता है, वो बदल देता है, एक डाइसैकराइड मिलता है और दूसरा माल्टोज मिलता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ जाती है कि सलाइवरी अमाइलेज कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज अंडर द pH 6.8। ये pH भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन के साथ साथ pH और कैटलिस्ट जो सलाइवरी अमाइलेज है यहाँ पर, उसे आपको याद रखना होगा क्योंकि MCQs में ये डेफिनेटली अगर आएगा तो इसी तरीके से आएगा कि आपको कैटलिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है। सिमिलरली इन केमिस्ट्री वहाँ पर भी आपको यही रिएजेंट घुमा फिरा कर देते हैं। तो स्टार्च माल्टोज में कैसे चेंज होगा, सलाइवरी अमाइलेज और 6.8 pH पर। नाउ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ स्टमक म्यूकोजा कंटेन्स 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स। अब जो स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि म्यूकोजा में प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हमने लास्ट पार्ट 1 में पढ़ा था कि म्यूकोजा ऑफ स्टमक कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, उसके अंदर 3 मेजर टाइप के सेल्स होते हैं। फर्स्ट, म्यूकस नेक सेल्स। अब ये म्यूकस नेक सेल्स क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं। सेकेंड, पेप्टिक और चीफ सेल्स, ये प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन सिक्रीट करते हैं। और तीसरा, पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर B12 को सिक्रीट करते हैं। अब ये तीनों सेल्स के काम अलग अलग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे बच्चे याद नहीं रखते और एग्जाम में पूछने के बाद उन्हें आता नहीं है और मार्क्स वहीं पर कट जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज पेप्सिनोजेन इज अ प्रो एंजाइम। वो एंजाइम नहीं है, एक्टिव नहीं है, वो एक प्रो एंजाइम है, उसे एक्टिव करना होता है। पेप्सिन इज एन एक्टिव एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। अब यहाँ पर पेप्सिनोजेन प्रो एंजाइम से पेप्सिन में कैसे बदलेगा, अब उसके बदलने के लिए भी एक फैक्टर लगता है, वो फैक्टर है आपका HCl। HCl डालने पर पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और पेप्सिन में आने के बाद वो क्या करता है, इट कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स। तो पेप्सिनोजेन का HCl डालने पर पेप्सिन बन जाता है और वो पेप्सिन जब वो एक्टिव स्टेट में आ जाता है तब वो प्रोटीन्स का कन्वर्शन करता है इनटू प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स। सो स्टूडेंट्स, सारे पॉइंट्स को नोट करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी तरीके से आपको बता रहा हूँ। इतनी इजी तरीके से कहीं पे भी आपको डिपिक्टेड पिक्चर फॉर्म में नहीं मिलेगा। फर्स्ट इज नेक्स्ट इज गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स होते हैं उनमें से पहले म्यूकस का क्या काम है, वो म्यूकोजल एपिथेलियम, स्टमक के म्यूकोजल एपिथेलियम को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, फ्रॉम कॉन्क HCl। जो HCl प्रोड्यूस होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो वो म्यूकोजल एपिथेलियम को जला सकता है, इसलिए वहाँ पर म्यूकस सिक्रीट होता है जिससे कि उसका प्रोटेक्शन कर सके। किसका, म्यूकोजल एपिथेलियम ऑफ व्हाट, स्टमक। और म्यूकस का एक और एडिशनल फंक्शन है कि लुब्रिकेशन ऑफ फूड, डाइजेशन के प्रोसेस में स्मूथनेस लाता है। अब जो कॉन्क HCl होता है उसका pH 1.8 होता है और ये pH 1.8 किसके लिए ऑप्टिमल होता है, ऑप्टिमल फॉर रेजिन्स। रेजिन्स के लिए जो परफेक्ट pH जो रिक्वायर्ड होता है वो होता है 1.8। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट इज डाइजेशन ऑफ मिल्क। जो मिल्क का डाइजेशन होता है मेजॉरिटिवली
इन्फेंट्स जो बॉर्न होते हैं स्टार्टिंग में वो सिर्फ मिल्क कंज्यूम करते हैं, तो उस मिल्क को डाइजेशन के लिए रेनिन रिक्वायर्ड होता है. अब ये रेनिन प्रेजेंट इन इन्फेंट्स कॉजेस डाइजेशन ऑफ मिल्क. यहाँ पर सेकेंड पॉइंट नोट करने वाली ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूसेस बाइल, सेकेंड पैनक्रियाटिक जूस, थर्ड इज इंटेस्टाइनल जूस. ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये तीनों चीज़ प्रेजेंट होती है. अब पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या है? कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम्स. इस बात को याद रखिए कि पैनक्रियाटिक जूस में सिर्फ और सिर्फ इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं. फर्स्ट इज ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, अमाइलेजेस, लाइपेजेस एंड न्यूक्लिएजेस. इनको भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि ये याद रखना यहाँ पर सबसे डिफ़िकल्ट फैक्टर हो जाता है. इसलिए इसे ईजी वे में डिपेक्ट करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंटेशन आपके लिए लाया गया है. नाउ ट्रिप्सिनोजेन इज इन इनएक्टिव स्टेज. अब ये इनएक्टिव स्टेज में तो ये काम नहीं करेगा, तो इसे एक्टिव करना ज़रूरी है. एक्टिव करने के लिए एंटेरोकाइनेस एंजाइम वहाँ पर काम पर लगाना होगा. एंटेरोकाइनेस क्या करेगा? इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, तब ये ट्रिप्सिन अपने डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करेगा. नेक्स्ट इज बाइल. बाइल दैट इज पोर्ड इनटू डुओडेनम. जो बाइल डुओडेनम में पोर किया जाता है कंटेन्स बाइल पिगमेंट्स. बाइल पिगमेंट्स याद रखिए, दो बाइल मेजर बाइल पिगमेंट्स है, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन. ये दोनों को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, नोटबुक में साइड में लिख लीजिए कि इट कंटेन्स बाइल पिगमेंट्स, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन. थर्ड कंटेन्स बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स. फोर्थ इज इट कंटेन्स नो एंजाइम. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं है. बाकी सब में आप नोटिस करेंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एंजाइम है, लेकिन बाइल में एक भी एंजाइम नहीं है. तो ये ज़रूर एमसीक्यूज इस पर बहुत खतरनाक वाले बनते हैं. क्वेश्चंस कई बार ऐसे आ जाएंगे कि कौन से सिक्रेशन में कोई भी एंजाइम नहीं है, तो आप फंस जाएंगे वहाँ पर कि हमको तो याद ही नहीं आ रहा है, लगभग सब में एंजाइम है. तो यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है कि बाइल सिक्रेशन हैज़ नो एंजाइम. फिफ्थ इज एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स इनटू मिसेली. अब इसमें क्या होता है? फैट्स को एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स को तोड़कर इनटू स्मॉल मिसेली में बदल दिया जाता है. तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ बड़ा फैक्टर नहीं है. दीज 5 थिंग्स आर ओनली अबाउट दी बाइल. तो ये आपको याद रखनी होगी क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट. गॉबलेट सेल्स विच आर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल म्यूकोजल एपिथेलियम सीक्रेट म्यूकस. अब जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजल एपिथेलियम है वो भी म्यूकस सीक्रेट करता है. गॉबलेट सेल्स का मेजर फंक्शन ही म्यूकस सीक्रेशन है. नाउ सक्कस एंटेरिकस और इंटेस्टाइनल जूस. अब ये कैसे बनता है? सीक्रेशन फ्रॉम ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोजा एंड सेकेंड सीक्रेशन फ्रॉम गॉबलेट सेल्स. इन दोनों के जो सीक्रेशंस होते हैं ये आपस में मिक्स होकर सक्कस एंटेरिकस और इंटेस्टाइनल जूस, दोनों एक ही नाम है, इन दोनों को मिलाकर बनता है इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस एंटेरिकस. अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जानेंगे. सक्कस एंटेरिकस और इंटेस्टाइनल जूस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन में. इट कंटेन्स एंजाइम. ये बाइल जूस की तरह नहीं है जिसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं थे, इसमें भी एंजाइम होते हैं. कौन कौन से एंजाइम है? मेनली 4 डाइसेक्राइड्स जिनको माल्टेज भी कहते हैं, डाइपेप्टाइड्स, लाइपेजेस एंड न्यूक्लियोसाइडेजेस. अब इसे भी आपको अच्छी तरीके से याद करना है, अपने नोट्स में इंक्लूड करना है. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. म्यूकस प्लस बाइकार्बोनेट्स फ्रॉम पैनक्रियाज प्लस इंटेस्टाइनल म्यूकोजा प्लस सब म्यूकोजल ग्लैंड, उसे ब्रूनियर्स ग्लैंड भी कहते हैं, इसे आप याद रखेंगे, नोट करेंगे. इन चारों का क्या फंक्शन है? इट प्रोटेक्ट्स इंटेस्टाइनल म्यूकोजा फ्रॉम एसिड. अब जो एसिड स्टमक से आती है उससे इंटेस्टाइन को भी प्रोटेक्शन चाहिए, तो ये चारों लोग मिलकर प्रोटेक्शन करते हैं. अब इनका दूसरा काम भी है कि ये चारों लोग मिलकर क्या करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोवाइड एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ प्रोवाइडिंग अल्कालाइन मीडियम 7.8 का pH. ये 7.8 का pH लेकर अल्कालाइन मीडियम प्रोवाइड करते हैं जिसमें कि एंजाइम अपने एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके और रिएक्शंस को प्रोवाइड कर सके प्रॉपर pH. हेलो बच्चे, रिएक्शंस एसोसिएटेड विद स्टमक. ये सारी रिएक्शन जो अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा वो स्टमक में होते हैं. प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, प्रोटियोसिस, इन्हें कन्वर्ट किया जाता है डाइपेप्टाइड्स में. अब ये काम कौन करता है? ट्रिप्सिन करेगा या फिर काइमोट्रिप्सिन कर देगा या कार्बोक्सी पेप्टिडेज करेंगे. ये तीनों एंजाइम है. ये तीनों एंजाइम इस रिएक्शन को फॉलो अप करते हैं, इसको हेल्प करते हैं ये रिएक्शन करने में. इनके बिना ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. तो प्रोटीन, पेप्टोन्स, प्रोटियोसिस,
इन तीनों को कन्वर्ट किया जाता है डाइपेप्टाइड्स में। अब पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स मतलब स्टार्च पकड़ कर चलिए, स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड। अब इसे डाइसैकेराइड में बदला जाता है। सिंपल फॉर्म में कर रहे हैं ना, डाइजेशन पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो डाइजेशन पढ़ने का मतलब कि सिंपल फॉर्म में करना है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को। पार्ट 1 के दिन ही पहले ही बताया गया था कि कॉम्प्लेक्स चीज़ों का ब्रेकडाउन ही डाइजेशन है, सिंपल सी बात है। तो रिएक्शंस तो यहाँ पे आपको साफ तरीके से पढ़ने पड़ेंगे। अब हर रिएक्शन के लिए एक एक एंजाइम लगेंगे, उन एंजाइम्स के नाम भी आपको याद रखने हैं। स्टार्च टू डाइसैकेराइड अमाइलेज करता है, अमाइलेज ये भी एक एंजाइम है। नाउ सेकंड रिएक्शन आप देख रहे हैं, फैट्स टू डाइग्लिसराइड्स और टू मोनोग्लिसराइड्स, ये दोनों में कन्वर्ट करता है कौन, लाइपेजेस। किसी को डाइग्लिसराइड में कर देगा और या फिर उसको और एक्सटेंड करेगा तो मोनोग्लिसराइड्स तक लेके जाएगा। तो यहाँ पर आपको इन सभी रिएक्शंस को नोट करते जाना है। देखो नोट्स बनाओ, नोट्स नहीं बनाओगे तो लास्ट में फंस जाओगे। क्या फंस जाओगे, टाइम कम रहेंगी, आप सोचोगे कौन कौन से चैप्टर पढ़ूं, पढ़ने बैठेंगे फंस जाएंगे, क्या क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, इसी कंफ्यूजन में रह जाएंगे। थर्ड यहाँ पर देखिए न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स टू न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स। अब इन दोनों का कैसे है, न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लियोटाइड्स में न्यूक्लियेसेस नामक एंजाइम न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज करता है, कन्वर्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है न्यूक्लिक एसिड्स को न्यूक्लियोटाइड्स में। अब आपको तो पता है कि न्यूक्लियोसाइड्स के चेन बनते हैं, उसके बाद एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, न्यूक्लियोसाइड्स को मिलाकर बनता है न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स टू न्यूक्लियोसाइड कौन करेगा, न्यूक्लियोसाइडेजेस, ये जो एंजाइम है वो लगता है। उसके बाद फैक्ट, यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट समझिए, सक्कस एंटेरिकस उसका एक और नाम था, याद करिए, रिकॉल कर पा रहे हैं, रिकॉल कर पा रहे हैं क्या सक्कस एंटेरिकस का नाम, उसका नाम होता है इंटेस्टाइनल जूस। इन दोनों में फंसना मत, दोनों एक ही है। तो इनके जितने भी एंड प्रोडक्ट्स है, अभी कितने जितने मैंने आपको जितने रिएक्शंस बताए, उनके एंड प्रोडक्ट्स पर मतलब उनके लास्ट प्रोडक्ट्स पर कौन काम करता है, सक्कस एंटेरिकस काम करता है, मतलब इंटेस्टाइनल जूस ऑफ दीज रिएक्शन प्रोडक्ट्स टू रिड्यूस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, उसे और तोड़ता है, उसे और ब्रेक डाउन करता है जिससे कि वो सबसे सिंपल फॉर्म में पहुंच जाए। अब यहाँ पर 5 और रिएक्शन है, ये रिएक्शंस किस पे हो रही हैं, जो भी एंड प्रोडक्ट्स हैं, स्टमक में जितना भी रिएक्शन हुआ उसके बाद ये सारे चीज़ किधर आ रहे हैं, इंटेस्टाइन में आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन डुओडेनम में। तो अब ये जितने भी रिएक्शंस होंगे वो सब डुओडेनम में होंगे। अब देखिए वहाँ पे डाइपेप्टाइड्स में किसको बदला गया था, किसको भेजा था, रिकॉल करिए। अब डाइपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में चेंज कर दे रहे हैं, अमीनो एसिड्स एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। यहाँ पे डाइपेप्टाइड्स को चेंज करता है कौन, डाइपेप्टिडेस, ये भी एक एंजाइम है, ये चेंज करते हैं अमीनो एसिड में। माल्टोस को माल्टेज एंजाइम लगता है और ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज मिलकर बनते हैं माल्टोस, तो उसको ब्रेक डाउन कर ग्लूकोज और ग्लूकोज में बदल देता है। अब लैक्टोज को लैक्टेज, नाम देखिए यहाँ पे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, माल्टोज है तो माल्टेज, लैक्टोज है तो लैक्टेज, सुक्रोज है तो सुक्रेज, उस हिसाब से आप याद कर सकते हैं, काफ़ी ईजी है। बस यहाँ पर यूनिट याद रखिए कि 2 ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनाता है, एक ग्लूकोज एक गैलेक्टोज मिलकर बनाता है लैक्टोज, एक ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिलकर बनाता है सुक्रोज। यहाँ पे अलग 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 एंजाइम लग रहे हैं, तो उन एंजाइम को भी याद रखना। वहाँ पे एंजाइम की गलती कर दी तो खत्म गेम भैया, सब इसी का काम है। केमिस्ट्री में कैटलिस्ट तो बहुत पढ़ रहे होगे, यहाँ पर भी ये याद रखो एंजाइम लगते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोटाइडेसेस से न्यूक्लियोसाइडेसेस में बदला जाता है और न्यूक्लियोसाइड्स को न्यूक्लियोसाइडेसेस से शुगर्स प्लस बेसेस में चेंज किया जाता है। तो इन सभी रिएक्शंस को नोट करते चलिए और मेरे साथ है कि नहीं वो मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करो भाई, शर्माओ मत। और ये भी मत सोचो कि हम रिप्लाई नहीं देंगे आपको, रिप्लाई क्यों नहीं देंगे, 100% आपको रिप्लाई मिलेगा। देव सर इतना मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, और इसलिए मेहनत नहीं कर रहे कि आप लोग इसी तरीके से लेक्चर लें शांति से और फिर चले जाएं। कुछ रिस्पॉन्स तो दीजिए एटलीस्ट कि आपको समझा नहीं समझा, और जितने भी पॉइंट्स आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं कांटेक्ट कीजिए हमें, जीमेल है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, जहाँ पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स पे लाइपेजेस काम करता है, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। फैक्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ऑल द रिएक्शंस गिवन अबव टेक्स प्लेस इनसाइड डुओडेनम। डुओडेनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। अगर डुओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, आपको नहीं पता है, इसका मतलब समझ लीजिए आपने पार्ट 1 पार्ट 2 में क्या ही पढ़ा है, क्या ही पढ़ा है। डुओडेनम पार्ट नहीं समझ पाएंगे तो, और आने वाले पार्ट भी समझिए। ऑल सिंपल प्रोडक्ट्स ऑफ दिस रिएक्शन आर एब्जॉर्ब्ड इन
जितने भी रिएक्शन हुए उसके जो सिंपल प्रोडक्ट्स हैं, अमाइनो एसिड्स, ग्लिसरॉल, ये सब कहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे? ये होंगे आगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे के पार्ट, दो पार्ट है, वो है जेजुनम और सेकंड है इलियम. जेजुनम इज हाईली कॉइल्ड पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. समझ रहे कि नहीं? सेकंड इज अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड ऑन टू लार्ज इंटेस्टाइन. अब यहां पर जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड है जिसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है शरीर के लिए, वो कहां पर जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में. अब फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, तीन ही फंक्शन है भाई साहब. इन तीन के अलावा ज्यादा कुछ फंक्शन नहीं करता, सिर्फ तीन फंक्शन काम करता है. पहला, नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी. सिग्निफिकेंट मतलब यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण कोई रोल अदा नहीं करता डाइजेस्टिव सिस्टम में, बट स्टिल काम तो करता है ना, जरूरत है उसकी. सेकेंड, एब्जॉर्प्शन, वाटर, मिनरल्स एंड सर्टन ड्रग्स जो छूट जाते हैं इनके बीच में एब्जॉर्प्शन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में. बचा हुआ बचा कुचा एक भी चीज वेस्ट नहीं जाने देता हमारा बॉडी. भगवान ने बॉडी का फंक्शनैलिटी कुछ इस हिसाब से बनाया है कि कोई भी चीज़ वेस्ट ना जाए. इस दुनिया में हम बहुत सारी चीज़ें वेस्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर रहे हैं, वाटर वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा बॉडी एक भी चीज़ को वेस्ट नहीं जाने देता, क्योंकि बॉडी को उस चीज़ की ज़रूरत है तो उस चीज़ की कीमत करता है और उस कीमत के अनुसार उसका यूसेज करता है. थर्ड, म्यूकस सिक्रेशन इसका तीसरा काम है, वेस्ट अधेरिंग प्लस लुब्रिकेशन, जिससे कि डाइजेशन का, डेफिकेशन का, मतलब जब ये आपका फीकल मैटर बाहर जाए तो उस टाइम पे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, उस वजह से उसके मूवमेंट को लुब्रिकेट करने के लिए म्यूकस सिक्रीट करता है. नाउ नोट हियर, अब आगे का गेम देख रहे हैं हम लोग. इलियम, इलियम से कहाँ जाएगा? सीकम में. अब यहाँ से जब सीकम में बोल रहा हूँ तो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट शुरू हो गया है. सीकम में जाएगा, सीकम से कोलॉन में जाएगा. तीन कोलॉन है, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, लगभग सी शेप में है. ठीक है, वो को उसको आप अच्छे से समझ ही गए होंगे क्योंकि इजी है, 10th में भी आपको पढ़ाया गया था. सो कोलॉन से रेक्टम में आता है, रेक्टम में कुछ देर के लिए स्टोर होता है, उसके बाद वो मैसेज करता है, स्फिंक्टर के थ्रू मैसेज जाता है कि अब हमको डेफिकेशन करना है, इसे बाहर निकालना है, तो उसके लिए मैसेज जाता है और फिर वहाँ से वो टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर होने के बाद डेफिकेट किया जाता है. अब इलियम और सीकम के बीच में फिर एक और वाल्व है, स्फिंक्टर भी नहीं बोलेंगे इसे, वाल्व बोलेंगे, इलियोसीकल वाल्व. इसे आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि वाल्व पूछ देगा और स्फिंक्टर पूछ देगा, हो सकता है दोनों के बीच में भी कंफ्यूज करके आपको फंसा दे. अब ये पूरा पाथवे किसका था? अनडाइजेस्टेड फूड मूवमेंट थ्रू आवर लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड कैसे ट्रैवल करता है उसका ये सीरीज है. यहाँ से आप डायरेक्टली समझ सकते हैं और इनके बीच का दूरी क्या है और किस तरीके से उसका मूवमेंट हो रहा है टिल डेफिकेशन, जब तक कि वो हमारे बॉडी से आउट नहीं हो जाता. अब डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पर ध्यान दीजिए. डिसऑर्डर्स, जॉन्डिस, द लीवर इज अफेक्टेड, स्किन एंड आईज टर्न येलो. अब स्किन एंड आईज येलो येलो, हल्का सा येलोइश दिखने लगते हैं. क्यों लगते हैं? ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट्स. लीवर से आने वाले जितने भी बाइल जूस हैं, अब उसमें प्रॉब्लम होने की वजह से जॉन्डिस में आपका जो आईज है और स्किन हल्का सा येलोइश दिखने लगता है. तब आप इसका एक तरीके से पता लगा सकते हैं सिम्टम के थ्रू कि जॉन्डिस भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं. और ज़रूरी नहीं कि येलोइश हो रहा है तो जॉन्डिस ही है, गारंटी है, लेकिन इसके एक परफेक्ट टेस्ट होते हैं, उसके बाद आपको पता चलता है कि जॉन्डिस है. नेक्स्ट इज वॉमिटिंग. जो डिसऑर्डर्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, जॉन्डिस है पहला. सेकंड, वॉमिटिंग, इट इज़ द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट्स थ्रू द माउथ. माउथ से ही भाई साहब बाहर निकल रहा है खाना. क्यों निकल रहा है? दिस इज अ रिफ्लेक्स एक्शन. ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है एंड इज कंट्रोल्ड बाय वॉमिट सेंटर इन मेडुला. नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, वॉमिट सेंटर इन मेडुला. मेडुला के अंदर एक वॉमिट सेंटर होता है, वहां से ये रिफ्लेक्स एक्शन टेक प्लेस करता है और साथ ही साथ वॉमिटिंग को एग्जिबिट करता है. अ फीलिंग ऑफ नॉजिया प्रीसीड्स वॉमिटिंग. नॉजिया मतलब उल्टी जैसा लगना, फीलिंग आना कि हाँ भाई मुझे उल्टी हो जाता है. एकदम से उल्टी नहीं होता है, आपको स्टार्टिंग में ही फीलिंग आने लगती है कि हाँ मुझे उल्टी हो रही है. जो स्टमक के कंटेंट्स है वो आपके मुंह से बाहर निकलने वाले हैं, उसे वॉमिटिंग कहते हैं. आप सब ने लाइफ में कभी ना कभी इसे एक्सपीरियंस किया होगा और मे बी आगे अगर आपने नहीं किया तो आगे तो ज़रूर करेंगे ही. भगवान न करे आपको वॉमिटिंग हो, लेकिन वॉमिटिंग कई सेंस में अच्छा भी होता है कि जो कंटेंट जो पेट में आपके गया खराब है, जो कि एट दी लास्ट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉब्लम ही करने वाला है, अगर वो माउथ के थ्रू बाहर आ जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है और ये एक तरीके की अच्छी फैसिलिटी है
कि आपको वॉमिटिंग होता है। अक्सर आप बड़े बुजुर्गों को देखेंगे वो खुद ही वॉमिट करते हैं, खुद ही से कोशिश करते हैं वॉमिट करने के लिए। इससे वो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम परफेक्ट रखने के लिए ये कोशिश करते हैं। थर्ड इज डायरिया, द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट एंड इंक्रीज द लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया। अब डायरिया में क्या होता है, आप ज़्यादा बार जाते हैं वॉशरूम, बार बार आपको जाना पड़ता है, हो सकता है दिन में आप 6 बार चले जाएं, 7 बार चले जाएं, तो ये बाउल मूवमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है। आपको बार बार जाना है, आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे अब जाना पड़ेगा। और ये इंक्रीज्ड लिक्विडिटी, आप जब भी फीकल मैटर जो आपके अंदर से बाहर निकल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा लिक्विड कंटेंट का हो जाता है। एक्चुअली वो सेमी सॉलिड होता है और वो लगभग आपका लिक्विड की तरह पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, तो वो भी एक सिम्टम है डायरिया का। इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड रुकने की वजह से वाटर कंटेंट आपका जो है वो फीकल मैटर में बढ़ जाता है, इस वजह से वो पूरा का पूरा लिक्विडिटी में चेंज हो जाता है। फोर्थ इज कॉन्स्टिपेशन, इन कॉन्स्टिपेशन द फीसेस आर रिटेन विद इन द कोलॉन एज द बाउल मूवमेंट्स ऑकर इरेगुलरली। कॉन्स्टिपेशन में आपको लगेगा कि अब मुझे जाना चाहिए, लेकिन वो आपसे होगी नहीं। प्रॉब्लम ये है कि कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे फीसेस कोलॉन में ही रिटेन कर जाते हैं, आगे पास आउट जल्दी नहीं होते, या फिर उनका जो मूवमेंट है बहुत स्लो हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन में यू विल फील लाइक गोइंग टू वॉशरूम बट यू विल नॉट बी एबल टू। तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा और मैक्सिमम लोगों में पाई जाती है। आप आसपास भी कई लोगों को बोलेंगे कि हाँ भाई मुझे कॉन्स्टिपेशन है, बट लोग ओपनली ऐसे पब्लिकली बोलते नहीं हैं, लेकिन कॉन्स्टिपेशन भी एक मेजॉरिटी पीपल में प्रॉब्लम पाई जाती है और इसके काफ़ी अच्छे मेडिसिन भी हैं। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादा डिसऑर्डर्स नहीं है, जितने डिसऑर्डर्स दिए गए हैं सबके सिम्टम्स आपको याद रखने हैं। अगर पूछेगा तो आपको बताने पड़ेंगे। जस्ट डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते कि ये डाइजेशन का प्रॉब्लम है, बट आपको एक्चुअल में क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि सिम्टम बताएगा और उसके बाद आपसे पूछेगा कि विच प्रॉब्लम इज दिस। लास्ट है इंडाइजेशन। मोस्ट ऑफ द पीपल सफर फ्रॉम इंडाइजेशन। In this condition, the food is not properly digested, leading to a feeling of fullness. इसमें क्या होता है, आपका खाना पचता नहीं और आपको ऐसा लगता है कि यार पेट भरा हुआ है, यार my stomach is full, I'm not hungry. Even if you are hungry, even your body needs energy, you will not eat because you will feel like you are full, your stomach is full. तो आपको ये फीलिंग आने लगेगी कि भाई पेट भरा हुआ है। The cause of indigestion are, अब ये क्यों होता है, रीज़न अच्छे से समझिए। द कॉज ऑफ इंडाइजेशन आर इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग, स्पाइसी फूड। मेरे ख्याल से ज़्यादा कर फूड पॉइजनिंग से भी होते हैं, लेकिन मोस्टली ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड भी एक बहुत मेजर फैक्टर होता है यंग जनरेशन में, कि इस वजह से उनको इंडाइजेशन होता है, उनको खाना पचता नहीं है, फिर उन्हें वेरियस प्रॉब्लम्स होते हैं, वॉमिटिंग अलग अलग फैक्टर्स के वजह से, मोस्टली ओवर ईटिंग और स्पाइसी फूड की वजह से। सो काइंड रिमाइंडर टू यू, लाइक, शेयर, कमेंट, सेव एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट ऑफ एजुकेशन। होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझा हो, बट जो लास्ट तक आते हैं, जो यहाँ तक आते हैं मेरे वीडियो में और देखते हैं जो मैं बोलता हूँ, उनको बहुत ही ज़्यादा थैंक्स यार। आप लास्ट तक आ रहे हैं और इतने कंसिस्टेंटली लगे हुए हैं पूरे थ्रू आउट द वीडियो, सो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा थैंक्स। एंड देव सर्स लेक्चर्स आर कंटिन्यूइंग विद स्पीड, सो स्टूडेंट्स प्लीज़ मैच अप विद सर्स लेक्चर एंड कीप सॉल्विंग द असाइनमेंट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। देव सर इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं दोस्तों आपके लिए कि मैं आपको क्या बताऊँ, रात 2 बजे 3 बजे तक लेक्चर्स बनते हैं। इसके बावजूद कि इनके बिजी शेड्यूल के वो आपके लिए स्पेशली ये लेक्चर्स बनाते हैं, तो एटलीस्ट आप उनके लेक्चर्स देखिए, क्योंकि लेक्चर्स देखने पर आप ही का फ़ायदा है। और जितने भी लेक्चर्स बनते हैं वो इन डिटेल रिसर्च किए हुए बनते हैं। काइंड रिक्वेस्ट टू यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ अपने रिस्पॉन्स देखिए और साथ ही साथ जितने भी डाउट्स है उसे पूछिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज़ अबाउट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन इट। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए बाय बाय।